रिकॉर्डिंग में लगाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके थे आपसे इक्विलिब्रियम, तो अब थोड़ा सा हम इस पे उसको कंक्लूड करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, इसलिए हम इन चारों इक्विलिब्रियम्स को एक साथ विजुअलाइज करने जा रहे हैं। तो चारों डायग्राम में आपको डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं क्या, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व। ठीक है जी। इन द डायग्राम डी ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, एस ऑफ एक्स इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। इसका मतलब क्या हुआ, चारों डायग्राम में सबसे पहली चीज तो कॉमन है कि आपने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है। यस और नो बताइए। चारों डायग्राम में सबसे पहली चीज तो कॉमन है कि आपने क्या करना है बेटा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है। यस और नो सब लोग बताइए। चारों डायग्राम आपके सामने बना के दिखा रहा हूं इसलिए कि आपको फिर कंक्लूजन करने में परेशानी ना हो। ठीक है, चारों डायग्राम में आप एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है जी, और इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लें आप। ठीक है जी, इन चारों में आपने क्या बोला, ये इक्विलिब्रियम प्राइस पीई है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यूई है। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के। ये वो प्राइस है जिस पर सेलर और बायर की विलिंगनेस एंड एबिलिटी क्या है, बराबर है। ऐसा ही था ना सब कुछ। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, हर बार डायग्राम बनाते वक्त तो चारों पॉइंट्स, मतलब चारों डायग्राम में एक चीज तो कॉमन थी, वो क्या थी, इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिश होना। अब वो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट आपके सामने हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह से देखिएगा इस बात को आप लोग। पहले डायग्राम में हम डिमांड कर्व को अपवर्ड शिफ्ट करवाते हैं, फैक्टर्स आप सारे जानते हैं। तो डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड फ्रॉम डी ऑफ एक्स टू डी डैश ऑफ एक्स। ठीक है जी, नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब डायरेक्ट मैं इक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम मूव कर रहा हूं बेटा। अब मैं डिसइक्विलिब्रियम की बात नहीं करूंगा, मैं अल्टीमेट रिजल्ट की बात करूंगा। एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट सोचो। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ई डैश। प्राइस क्या है, पीई डैश। क्वांटिटी क्या है, क्यू ई डैश। ठीक है जी।
अच्छा जी, तो इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम will result what? Number one, increase in price. जब इक्विलिब्रियम पे डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वो प्राइसेस के बढ़ने की वजह बन रहा है. एंड नंबर टू, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड. यस और नो, बताइए, जवाब दीजिए. मतलब अगर आप यानी इस बात को इग्नोर करेंगे, इक्विलिब्रियम से आप डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं और फिर दोबारा आप इक्विलिब्रियम पर आ रहे हैं, आप नेट रिजल्ट देखें, नेट रिजल्ट. तो नेट रिजल्ट आपको ये दिख रहा है कि अगर डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है किसी भी गुड का मार्केट में, तो वो उसकी कीमतें बढ़ने की वजह बन रहा है. और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से, और क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है, मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है सप्लाई कर्व पर, यानी डिमांड कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से लॉ ऑफ सप्लाई वेरीफाई हो रहा है. मैं बार बार एक बात बोलता आ रहा हूं, मैं एक बात बार बार बोलता आ रहा हूं, मुझे नहीं पता आप इस बात को याद रखते हैं या भूल जाते हैं कि एक कर्व का शिफ्ट दूसरे कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व की वजह बन रहा है. लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर जो प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज हो रही है वो डिमांड कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से राइज हो रही है. ये सारी बातें याद है ना आप सबको बेटा? ऐसा ही है ना? चलें, उसके बाद इसका मतलब क्या है, डिमांड कर्व का जो अपवर्ड शिफ्ट होगा वो अपवर्ड शिफ्ट ना सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह बनेगा बल्कि साथ साथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बढ़ने की वजह भी बनेगा. यस और नो? ओके, अल्टीमेट रिजल्ट, एंड रिजल्ट. अब आते हैं डिमांड कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट की तरफ. अगर डिमांड कर्व को हम डाउनवर्ड शिफ्ट करवा दें फ्रॉम डी ऑफ एक्स टू डी डैश ऑफ एक्स, और डायरेक्ट मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाऊं, तो रिजल्ट क्या बन रहा है आप सब जानते हैं. प्राइस में भी कमी आ रही है, क्वांटिटी में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है. जी बोलिए बेटा, यस और नो, बताइए. यानी डिमांड कर्व का अपवर्ड शिफ्ट प्राइसेस के बढ़ने की वजह बन रहा था मार्केट के अंदर और क्वांटिटी के बढ़ने की वजह बन रहा था इक्विलिब्रियम. लेकिन डिमांड कर्व का डाउनवर्ड शिफ्ट जो है वो प्राइसेस के कम होने की वजह बनता है
और क्वांटिटी के कम होने की वजह बनता है। ऐसा है या नहीं है बताइए। तो ये आपके सामने बातें हैं, मतलब ये कंक्लूसिव बातें हैं। अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, और डिमांड कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट होने से हम क्लियरली देख पा रहे हैं सप्लाई कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है। यानी डिमांड कर्व के अपवर्ड शिफ्ट से सप्लाई कर्व एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन हो रही है सप्लाई कर्व में, और डिमांड कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट होने से सप्लाई कर्व पर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ताल्लुक सप्लाई कर्व से इस केस में, और शिफ्ट का ताल्लुक इस केस में किससे है, डिमांड कर्व से। जवाब दीजिए। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो याद है ना, या भूल चुके हैं उसको भी? बताइए, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन याद है या भूल चुके हैं उसको भी? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन याद है ना? मूवमेंट अलोंग द कर्व के लिए, बिल्कुल मूवमेंट अलोंग द कर्व के लिए हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। अगर मैं बोलता हूं सप्लाई कर्व एक्सटेंड्स या सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाई एक्सटेंड्स और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है? मैं मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व की बात कर रहा हूं। तो अभी भी अगर कोई बंदा भूल गया है तो उसके पास टाइम है बेटा, रिकॉल कर ले, समझ ले बात को, कि डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से डिमांड कर्व तो तब्दील हो रहा है, लेकिन सप्लाई कर्व वही का वही है। आप उसी सप्लाई कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं। तो सप्लाई कर्व पर या तो एक्सटेंशन हो रही है या सप्लाई कर्व पर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जवाब दें आप सब लोग। तो इस तरह कंक्लूसिव पॉइंट सारे आप लिख लेंगे ना बेटा? ये कंक्लूसिव पॉइंट आपको मतलब बताना चाह रहा हूं मैं कि हम क्या क्या पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। अपवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया, सप्लाई कर्व एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंशन इन सप्लाई, सप्लाई कर्व में क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया। इस तरह ये 4 पॉइंट्स अब आगे लिख लेंगे। डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, प्राइसेस में कमी आ गई, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई में कमी आ गई, सप्लाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, और सप्लाई क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। लिख पाएंगे चारों पॉइंट इस तरह, 1 2 3 4। कंक्लूजन हैं ये। हम कंक्लूजन क्यों बना रहे हैं, ताकि हम एमसीक्यूज सॉल्व कर सके। एमसीक्यूज कुछ बातें क्या होती हैं, की पॉइंट्स हमने ग्रेस्प करने होते हैं एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। एग्जामिनर हमसे एमसीक्यूज में क्या कुछ पूछ सकता है, ठीक है। सेम इस तरीके से केस किसका होगा बेटा, सप्लाई का होगा। तो अगर सप्लाई का मैं इंक्रीज दिखाता हूं तो क्या होगा जनाब, सप्लाई इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कैसे होगा, सप्लाई डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, याद है ना, भूल तो नहीं गए ना, फ्रॉम एस ऑफ एक्स टू एस डैश ऑफ एक्स। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, अब बड़ा ख्याल रखना है आपने, रिजल्ट देखिएगा आप इसका, क्यू ई डैश
ई डैश। सप्लाई कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट होने से बेटा क्या हो रहा है, इस बात को समझिएगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिमांड कर्व पर मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है। यस और नो? तो अगर मैं यहां कंक्लूजन बनाऊं तो कंक्लूजन क्या बनेगा, decrease in supply on equilibrium decrease या increase, sorry increase, increase in supply on equilibrium will result decrease in price। ठीक है जी। नंबर 2, increase in quantity supplied and quantity demanded। डाउनवर्ड शिफ्ट यहां पर शिफ्ट किसमें था, डिमांड में था ना, डाउनवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, और नंबर 4 पॉइंट क्या है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। बेहतरीन बात। डिमांड कर्व एक्सटेंड हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट तो डिमांड कर्व सिमटता है लेफ्ट पर और एक्सटेंड होता है कहां पर, राइट पर। वो एग्जाम्पल भूल गया बेटा, प्राइस से डरता है डिमांड कर्व, तो बैक पे आ जाता है, सिमट जाता है, और प्राइस के कम होने पर डिमांड कर्व जो है वो आगे आ जाता है, मतलब डिमांड कर्व जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। हमाद बेटा, ये 4 पॉइंट्स कंक्लूड हुए। अब देखे ना, मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, हम सब कुछ सही याद, हमें लगता है कि हमें सब कुछ सही याद है, लेकिन एग्जामिनेशन में यही होता है कि हम अपने आप को सही समझते हुए बाज़ दफा मिस्टेक्स करके आ रहे होते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको अपना बता देता हूं कि भाई मैंने इतनी मेहनत से वो रिकॉर्डिंग की, मार्कअप और मार्जिन की। ठीक है, चंद बच्चे थे, एक अमान था,
और एक और स्टूडेंट था जिसने मुझे राब्ता किया, कहा सर आपने मार्जिन वाले केस में प्रॉफिट को फॉर्मूले में तो लिखा है कि सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना, लेकिन आपने वहां 1000 से डिवाइड करवा दिया है। परसेंटेज आपने सही कैलकुलेट की है, गलती से आपने वहां पे 1250 के बदले क्या लिख दिया है, 1000 लिख दिया है। यस, तो मुझे पता लगा हाँ यार वाकई मिस्टेक हो गई है लिखने में। बंदा लिखते लिखते फ्लाइट मोड पे निकल जाता है कभी कभी, जरा सोचिए। तो इतनी सारी केयर करने के बाद भी एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, जब आप देखते हैं परेशान हो जाते हैं, आप बोलते हैं यार ये क्या हुआ। अब वो पूरी 17-18 मिनट की मेहनत जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको ये नहीं पता कि बैक पर कितना काम करना पड़ रहा है। आप सोचिए जरा इस बात को। तो बाज दफा हम होते ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्या ख्याल है बताइए आप सब लोग, आप में से कितने लोगों ने वो मिस्टेक आइडेंटिफाई की थी? आप में से वो मिस्टेक कितने लोगों को दिखाई दी थी? अब मेजोरिटी को तो मिस्टेक दिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लेक्चर में जो है वो बोर्ड पे फोकस कम होता है, मतलब यानी कि क्योंकि टीचर जो है वो पढ़ा रहा है ना, तो उसके जेस्चर्स पोस्चर वो सब कुछ उसमें आ गए। अमान आ गया मैदान में मेरा दोस्त। गलतियां इंसान से होती हैं, और कुछ इंसानों का काम क्या होता है, गलतियां पकड़ना ही होता है अमान, है ना? ऐसा ही है। अच्छा, तुम मेरी बात से एग्री हो? लेकिन एक बात मानूंगा अमान, तुमने उस वीडियो को पूरा सुना है और बड़े गौर से सुना है। तुमने कहा था कि भाई ये वीडियो मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, तो तुमने कहा मैं समझ के रहूंगा इस वीडियो से। ऐसे ही था ना? जिद अपने आप से है। अच्छा भाई माशाल्लाह, ओके जी। नाउ, तो वो तो इंशाल्लाह तुम्हारे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतरी होती रहेगी। नाउ अब क्या ये कंक्लूजन सबको क्लियर हो रहे हैं बेटा? ये बताइए सब लोग। अच्छा जी, अब इसी तरीके से इसका अपोजिट केस। सप्लाई कर्व को अपवर्ड शिफ्ट करवा दिया। अब सप्लाई कर्व को अपवर्ड शिफ्ट करवाने से नया इक्विलिब्रियम आपके पास आ गया, और वो नया इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है जी, प्राइस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सप्लाई कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और डिमांड कर्व पे मूवमेंट अलोंग द कर्व हुई है, कैसे? कॉन्ट्रेक्शन की शक्ल में। लॉ ऑफ डिमांड वेरीफाई हुआ है, प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या आया है, डिक्रीज आया है। जरा देखो और बताओ, जवाब दो। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा?
अब देखो मेरी बात सुनना, मैं आपको एक एक चीज की प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक एक चीज की प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जरा इसको अच्छी तरह सुनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट केस, केस 1 देख रहे हैं आप लोग। केस 1 में डिमांड कर्व क्या हो रहा है? केस 1 में डिमांड कर्व क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना। केस 1 यार एक्सट्रीम लेफ्ट पर। केस 1 हमारा बेटा, आज तुम्हें क्या बात है, हर चीज उल्टी दिखाई दे रही है बेटा, हर बात उल्टी बोल रहे हो। अच्छा जी, अब किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप बात कर लें तो इस हवाले से आप देखें, सिंपल बड़ा मामला। पहली एग्जाम्पल के ऊपर हम रमजान को फिट कर देते हैं। रमजान में फ्रूट की डिमांड में इजाफा हुआ, वेजिटेबल्स की डिमांड में इजाफा हुआ, टमाटर की डिमांड में इजाफा हुआ, लीमू की डिमांड में इजाफा हुआ। तो रमजान आते ही क्या हुआ बेटा? सीजनल चेंज आया। सीजनल चेंज आने से डिमांड क्या हो गई बेटा? अपवर्ड शिफ्ट हो गई। और अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या हो रहा है? पहले से ज्यादा चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं, लेकिन पहले से ज्यादा प्राइसेस पर। यस और नो? पहले से ज्यादा चीजें खरीदी और बेची जा रही हैं, रमजान में होने वाली ट्रांजैक्शन भी ज्यादा है। यस और नो? रमजान में होने वाली ट्रांजैक्शन भी ज्यादा है। तो रमजान में कोई एक फैक्टर काम नहीं कर रहा, रमजान में लोगों की जेब में पैसा भी तो है ना। क्या ख्याल है आपका? पैसा मुंतकिल हो रहा है, ज़कात की शक्ल में मुंतकिल हो रहा है, खैरात की शक्ल में मुंतकिल हो रहा है, सदकात की शक्ल में मुंतकिल हो रहा है। तो जिस जेब में जा रहा है उसके पास पैसे खर्च करने के लिए आप मिल भी तो रहे हैं ना। घर वाले भी आपको ज्यादा पॉकेट मनी दे रहे हैं, रमजान का महीना है, सवाब मिलेगा उनको। अच्छा जी, उसके अलावा लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं आम दिनों के मुकाबले में, तो एक जेब से दूसरी जेब में इनकम क्या हो रही है? ज्यादा पास ऑन हो रही है। अब बड़ा एक नॉर्मल फिनोमेना है कि मैं, मेरा खर्चा जो मेरी जेब से होगा वो किसी और की जेब में क्या बनेगा? इनकम बनेगा ना। यस और नो? मुझे बताइए। ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन से हम क्यों डर रहे हैं इतना? लॉकडाउन इकोनॉमी को नुकसान कैसे पहुंचाएगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मेरी जेब से खर्चा होता रहेगा तो वो खर्चा किसी और की जेब में जाता रहेगा इनकम बनकर, और वो किसी और को इस काबिल बनाएगा कि वो खर्च कर सके। जब वो आगे खर्च करेगा तो वो किसी और की जेब में जाएगा इनकम बनकर। इस तरह पैसा एक जेब से दूसरी जेब पर पास ऑन होता रहेगा। क्या ख्याल है? यकीन करें, मैं आपको माइक्रो से मैक्रो पे शिफ्ट करवा रहा हूँ। ये जो मैंने इन 2 चैप्टर्स पर जो टाइम स्पेंड कर दिया है ना, ये टाइम मैंने इसलिए स्पेंड किया है कि अब यहां से हमारी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन हम इस काबिल होंगे कि हम जल्दी से बाकी टॉपिक्स को समझ सकें। ये बुनियाद है हमारी, डिमांड सप्लाई, ये हमारी बिल्कुल बेस है। इस चैप्टर को पढ़कर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2-3 चैप्टर्स पढ़ने के काबिल हो गए जनाब। इस पॉइंट से पहले पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कायल नहीं हूं, क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई पढ़े बगैर कोई शिफ्ट हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, उसको एक लफ्ज समझ नहीं आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये कंक्लूजन जो हम आज बना रहे हैं, इसके बाद अगर कोई पढ़ना चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़े, मेरी तरफ से इजाजत है उसको। पहले इस काबिल हो जाए हम कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ सकें। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, जब मेरी जेब से खर्चा ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा खर्चा भी किसी और को ज्यादा खर्चा करने के काबिल बना रहा है। अब बताइए।
आम दिनों के अंदर जो आम हमारे रमजान हुआ करते थे, उसमें जब ईद आती थी तो मुलाजमीन को एक्स्ट्रा सैलरी मिलती थी, बोनस मिलता था किसी आम मुलाजिम को जाते हुए चांद रात को ईदी मिल जाया करती थी। क्या ख्याल है? तो ये एक्स्ट्रा पैसे मिलने से वो एक्स्ट्रा खर्चा करने के क्या हो गया बेटा, काबिल हुआ कि नहीं हुआ? तो एकदम से सबका ही डिमांड कर्व क्या हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हुआ। सबका ही डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ। मौसम भी है, महीना भी रमजान का है, हालात भी हैं, मतलब वेदर कंडीशंस भी हैं, टेस्ट भी है, प्रेफरेंसेस भी हैं, और जेब में पैसा भी है। तो ये सब चीजें क्या करवा रही हैं? ये सब चीजें लोगों की विलिंगनेस और एबिलिटी को बढ़ा रही हैं कि वो पहले से ज्यादा प्राइस पे करके पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए क्या हो जाए, विलिंग और एबल हो जाए। यस और नो? कुछ समझ पाए मेरी बात या नहीं? अब एक और सवाल आपसे कर देता हूं फिर से, इधर एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। ये बताइए, अभी तो उम्रा वगैरह जो है वो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन बताइए सबसे महंगा उम्रा पैकेज कौन से महीने का है? सबसे महंगा उम्रा पैकेज कौन से मंथ का है? रमजान का। वजह बताइए आप मुझे। भाई डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब अब आप खुद देखिए, क्या वहां पर होटल्स जो लोग अकोमोडेट कर सकते हैं वो कांस्टेंट हैं कि नहीं है? जवाब दीजिए। कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है। अच्छा जी। तो अब जब लोग एकदम से बढ़ जाएंगे, जब लोग एकदम से बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? होटल्स के किराए, सबसे सस्ता आपको उम्रा पड़ेगा मुहर्रम के अंदर, और सबसे महंगा उम्रा पड़ेगा आपको रमजान के अंदर। मुहर्रम में इसलिए कि जो आपका जुल्हिज्जा का महीना होता है, वो जुल्हिज्जा का महीना जो है वो हज के बाद, हज क्लोज होता है और हज के बाद लोग जाना शुरू कर देते हैं, और हज के बाद उम्रा दोबारा रीओपन होता है। कहां पर? मुहर्रम के महीने से। तो मुहर्रम के महीने में फ्लो कम होता है वहां लोगों का, लोग कम होते हैं, हज वाले जा रहे होते हैं, उम्रे वाले बहुत कम आ रहे होते हैं। तो सबसे सस्ता उम्र आपको पड़ता है मुहर्रम के महीने में, और सबसे महंगा उम्र आपको पड़ता है। क्या फ्लाइट टिकट्स महंगे नहीं? जून जुलाई के अंदर, अभी जून जुलाई का महीना है, चलेगा, शुरू होगा, अभी तो जून शुरू होगा कल से। तो जरा बताइए कि क्या एयरलाइंस जून जुलाई के अंदर अपने टिकट्स महंगे नहीं कर देती? जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सीजन में परचेस करोगे, सीजन में उसकी प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ऑफ सीजन परचेस करोगे, उसकी प्राइस आपको कम मिलेगी। यस और नो? ये सारे फैक्टर्स हैं आपके सामने, जो मैंने सारी आपके सामने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट या प्रैक्टिकल बातें डिस्कस की। ठीक है। असल में ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक एक फ्री मार्केट से। अब मैं इसकी एक मिसाल और दे रहा हूं। हम मुख्तलिफ डेयरी से मिल्क परचेज करते हैं। उन डेयरीज पर तो मिल्क की प्राइस तकरीबन क्या है? फिक्स हुई हुई है। फिक्स हुई हुई कि नहीं? गवर्नमेंट के इख्तियार को बीच में बाद में लाते हैं बेटा। फिक्स हुई हुई कि नहीं हुई हुई? लेकिन जरा बताइए, लॉकडाउन होते ही क्या हुआ था? कुछ डेयरी वालों ने मिल्क की प्राइस कम की थी कि नहीं की थी? या रोड पर लोग जो है वो मिल्क बेचना शुरू हो गए थे कि नहीं हुए थे? कुछ लोगों ने फिक्स ही रखी थी, कुछ लोगों ने, हाँ, 100 में 2 kg में 2 किलो मिल रहा था या 2 लीटर मिल रहा था, आप जो भी बोले। 50 रुपए किलो हो गया दूध यार, क्यों? बेटा कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में सप्लाई तो अवेलेबल है ना। जिसका फंक्शन है दूध देना, वो तो दूध दे रहा है डेली बेसिस के ऊपर, तो सप्लाई तो रोजाना क्रिएट हो रही है। लेकिन
लेकिन डिमांड सडनली क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। क्या ख्याल है क्यों? चाय के होटल्स बंद हैं, आइसक्रीम बनाने वाले बंद हो गए हैं, ठीक है, लस्सी वाले बंद हो गए हैं। जवाब दीजिए बेटा। तो एकदम से जब ये सारी चीजें जो बिक रही थी वो अचानक से क्या हो गई, बंद हो गई, तो हुआ क्या, दूध की डिमांड एकदम से गिर गई। यहां तक के लोगों को वो दूध क्या करना पड़ा, जाया करना पड़ा, क्योंकि दूध जो है पेरिशेबल आइटम है। ये भी सुना होगा ना आपने। तो डिमांड कर्व क्या हुआ, जब डिमांड कर्व दूध का डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो एकदम से प्राइस क्या आ गई, नीचे आ गई। क्या ख्याल है बताइए। तो हम कोशिश करें कि हम इकोनॉमिक्स को, ऑयल का मामला थोड़ा सा मैंने कहा था ना डिफरेंट था, अगर आप मेरी बात याद रखें तो। ऑयल जो था वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, और वो आपके थोड़ा समझ से लेवल की आगे की बात है ना। जो ऑयल की ओपन मार्केट है, जहां पर डेली डिमांड सप्लाई मीट होती है, वो वहां प्राइस नेगेटिव नहीं हुई थी, वहां प्राइस गिरी जरूर थी। लेकिन जो नेगेटिव होने वाला मामला था वो कुछ और था, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कुछ और बातें। ठीक है जी, 12। तो ये आपके सामने है, ये सारा डिस्कशन आपके सामने है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि भाई हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो हम क्या करें, लॉजिकली पढ़ें, अपने इर्द गिर्द को देख के पढ़ें। ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, लेकिन क्या हम उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स का ताल्लुक हमारी सोसाइटी से है, और उस सोसाइटी में खरीदो फरोख के मुतालिक, वांट्स और रिसोर्सेस के मुतालिक जो लोगों में बिहेवियर पाया जाता है, उस बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा है या नहीं? ये तमाम बातें आपके सामने। अच्छा जी, अब आते हैं प्रैक्टिकल, बात करते हैं सप्लाई कर्व की। हम सुनते हैं भाई, जो हमारे मुल्क में जो है वो शुगर माफिया, शुगर माफिया सुना होगा ना भाई, शुगर माफिया। जहांगीर तरीन का नाम आ गया, खुसरो बख्तियार का नाम आ गया, जरदारी का नाम आ गया, सोन, इन सब के नाम सुनने को मिले आपको। क्या करते हैं ये आर्टिफिशियली शुगर को स्टॉक कर लेते हैं, मतलब शॉर्ट कर लेते हैं, चोरी नहीं करते, शॉर्ट करते हैं। इनकी क्या करते हैं ये लोग, जखीरा अंदोजी कर लेते हैं, मतलब मार्केट में छोड़ते नहीं है, मतलब सप्लाई शॉर्ट कर देते हैं। तो सप्लाई शॉर्ट करने से क्या होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड। यस और नो बताइए। तो जैसे इन्होंने सप्लाई मार्केट से शॉर्ट की, मार्केट में चीजों को गायब कर दिया, मार्केट से सप्लाई में इजाफा कैसे हुआ यार, सप्लाई शॉर्ट करने से। अमान, सप्लाई कर्व को अपवर्ड शिफ्ट किया। मैं चौथे डायग्राम पर हूं, मैं आखिरी डायग्राम पर हूं बेटा, मैं तीसरे पे नहीं हूं। मैंने पहले शॉर्टेज की बात समझानी है आपको, मैं चौथा डायग्राम समझा रहा हूं अमान, फोर्थ केस। सप्लाई कर्व क्या हुआ, अपवर्ड शिफ्ट हुआ, फोर्थ केस समझा रहा हूं। अब अपवर्ड आप पहचानो यार, कौन से डायग्राम में अपवर्ड की बात हो रही है। सप्लाई का अपवर्ड शिफ्ट हुआ, सप्लाई में क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, मार्केट में चीजें शॉर्ट कर दी गई। जरा आप बताइए, जब चीजें मार्केट में शॉर्ट की जाती हैं, हाँ भाई गंदुम नहीं है, आटा नहीं है मार्केट में, अरे भाई आटा नहीं है, तो फिर आटा जो है वो क्या कहते हैं भाई, 600 रुपए का भी 10 किलो बिका है, 800 रुपए का भी 10 किलो बिका है। ऐसे हालात कर दिए गए थे हमारे मुल्क के अंदर इन माफियाज की तरफ से। और बाज दफा सप्लाई जो है बेटा वो नेचुरली भी शॉर्ट होती है, सप्लाई जो है वो नेचुरली भी शॉर्ट होती है। ये खुदा ना खास्ता जो टिड्डी है आपके पास, लोकस्ट, जो टिड्डी चल रहा है, टिड्डी, अगर ये खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इस अजाब से अल्लाह में बचाए, ये खुदा ना खास्ता खेत खलियान आके खा जाएगा, ये बस रात को आके बैठता है, जब सुबह उठेगा ना सब कुछ खाली होगा बेटा। तो बताइए, ये जब आपकी फसलें खुदा ना खास्ता खा जाएगा, तो आपके पास सप्लाई करने के लिए क्या होगा, शॉर्टेज होगी कि नहीं होगी, कम गंदुम होगी, कम फसलें होंगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा।
अब चीजें कम है बिकने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, हालात ही ऐसे हैं। अल्लाह ताला बचाए ऐसी तमाम सिचुएशंस। अब आप मुझे बताओ कि जब रात को 5 बजे के, शाम को 5 बजे के बाद पेट्रोल नहीं मिल रहा होता तो अमान से पूछो, अमान पेट्रोल कितने का परचेज करता है? अमान दिन भर में पेट्रोल नहीं फिल करवाता, बस 5 बजे के बाद फिल करवाता है अमान पेट्रोल। पूछो अमान से, ऐसा है कि नहीं? अमान को पेट्रोल भरवाने का ख्याल जो है वो रात को 5 बजे के बाद आ रहा होता है, शाम को 5 बजे के बाद आ रहा होता है, जब सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। अच्छा जी, तो शाम को 5 बजे के बाद अब क्या होता है बताइए मुझे आप? पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो जब पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, सप्लाई क्या हो गई शाम को वक्ती तौर पर शॉर्ट हो गई। अब लोग गैलन्स के अंदर पेट्रोल भर के बैठे हुए हैं। लोग गैलन्स के अंदर पेट्रोल भर के बैठे हुए हैं और वो कितने का पेट्रोल बेच रहे हैं? उसकी प्राइस पे बेच रहे हैं या हाई प्राइस पे बेच रहे हैं? कोई 100 का बेच रहा है, कोई 120 का। अब देखो अमान को प्राइस पता है और बोलता है मैं, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसे ही ना? तो क्या हुआ, कीमत बढ़ गई ना बेटा सप्लाई शॉर्ट होने से। कीमत बढ़ गई ना सप्लाई शॉर्ट होने से। अच्छा जी, वापस आते हैं। अब जब, अब सोचो जरा, गंदुम शॉर्ट कर दी गई, गंदुम शॉर्ट कर दी गई हमारे मुल्क में से, शुगर शॉर्ट कर दी गई, कीमतें अचानक से बढ़ गई। अब हुकूमत इस सिनेरियो को किस तरह फेस करती है? हुकूमत का क्या रोल है इसके अंदर? हुकूमत इस प्राइस को नीचे लाने में क्या रोल प्ले कर सकती है? तो एक रोल डायरेक्ट है और एक रोल इनडायरेक्ट है। पहले मैं इनडायरेक्ट रोल की बात करता हूँ कि मैं फ्री मार्केट की बात कर रहा हूँ, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। हुकूमत क्या करती है? हुकूमत शुगर और वीट को इंपोर्ट करने का ऑर्डर देती है। तो जब 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हमारे मुल्क में जो बाहर से शुगर या इंपोर्ट हो जाती है, तो उस इंपोर्ट होने से क्या होता है? सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है। और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर वो जो छुपी हुई गंदुम होती है वो भी बाहर आ जाती है, जो छुपी हुई शुगर है वो भी बाहर आ जाती है। इस तरह सप्लाई और बढ़ जाती है, और जब सप्लाई और बढ़ जाती है तो कीमतें क्या है, अचानक से गिर जाती हैं दोबारा वापस। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है बेटा, ये सब कुछ यहाँ मौजूद है, अगर आप गौर करने वाले हो तो। क्या ख्याल है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ लग रही होगी बेटा, ये कंक्लूजन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने ये किया कि एक को कांस्टेंट रखा, एक को शिफ्ट करवाया। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में डिमांड भी शिफ्ट हो रहा हो और एक वक्त में सप्लाई भी शिफ्ट हो रहा हो? जरा सोचिए। तो अब अगर एक वक्त में डिमांड भी शिफ्ट हो रहा होगा और एक वक्त में सप्लाई भी शिफ्ट हो रहा होगा, तो ये तो इफेक्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या तो प्राइसेस पर डबल प्रेशर आ जाएगा, मतलब कीमतें दुगनी से दुगनी हो जाएंगी, या फिर एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को कंपनसेट कर देगा। इस बात को सोचना है, अगर आपका दिमाग इस लेवल पे चल पाए तो बात बन जाएगी। हाँ अपोजिट है, लेकिन एक वक्त में काम तो कर सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि सप्लाई फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं और डिमांड फैक्टर, प्रैक्टिकली तो सब कुछ एक साथ हो सकता है। सप्लाई में शिफ्ट सप्लाई के फैक्टर की वजह से आएगा, डिमांड में शिफ्ट डिमांड के फैक्टर की वजह से आएगा। मिसाल दूं इसकी मैं आपको, इसकी मिसाल दूं, चले।
इसकी मिसाल के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर, एक दफा फिर से समझते हैं। डी ऑफ एक्स डिमांड कर्व, एस ऑफ एक्स सप्लाई कर्व, ठीक है जी, बोथ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है जी, अब फर्ज करें वही शुगर माफिया है, वही शुगर माफिया है, वही शुगर माफिया है, उसने क्या कर दिया, शुगर को शॉर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आप बताइए मुझे। तो जब शुगर शॉर्ट हुई, उसकी सप्लाई में क्या आ गई, कमी आ गई, सप्लाई कर्व क्या हुआ, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। सप्लाई कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या रिजल्ट निकला, मुझे बताइए। प्राइस इंक्रीज हो गई। तो ये सब कुछ क्या हुआ, ये सब कुछ सप्लाई के चेंज होने की वजह से हुआ ना बेटा। सप्लाई में कमी आ गई, सप्लाई में शॉर्टेज आ गई, क्वांटिटी में कमी आ गई, प्राइस हाई हो गई। अब मुझे बताओ, क्या ये डिमांड करने वालों के लिए पैनिक ऑफ शॉर्टेज नहीं है? यानी उनको लगेगा जनाब के या फिर वो समझेंगे मुस्तकबिल में और, या उनके दिमाग में बात ये आ जाए कि मुस्तकबिल में और कीमतें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कीमतें और बढ़ जाए, हो सकता है जो है वो शुगर जो है वो और महंगी हो जाए मुस्तकबिल में। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस की बात कर लो। अगर वो एक्सपेक्ट करें कि प्राइसेस मुस्तकबिल में और बढ़ने वाली हैं, या कंज्यूमर को ऐसा तासुर मिल जाए कि प्राइसेस और बढ़ने वाली हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, बताओ मुझे। डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा, और जब डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा तो कीमतें क्या होंगी बेटा, कीमतें और बढ़ जाएंगी।
क्या ख्याल है, कीमतें और नहीं बढ़ गई? लेकिन डिमांड कर्व के अपवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ, क्वांटिटी में जो कमी आई थी वो दोबारा क्या हो गई, कंपनसेट हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड पहले वाले पॉइंट पे वापस आ गई। क्या ख्याल है? तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अब इसका मतलब क्या है, हम सब जानते हैं सप्लाई का डिक्रीज प्राइस को बढ़ाएगा, डिमांड का इंक्रीज प्राइस को बढ़ाएगा। कंपनसेट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई होगा, इफेक्ट मल्टीप्लाई होगा। कंपनसेट तो जब होता, हाँ कंपनसेट क्वांटिटी में हुआ है, प्राइस में कंपनसेट नहीं हुआ, प्राइस में इफेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, प्राइस में इफेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, कीमतें और बढ़ गई हैं, क्वांटिटी में कंपनसेशन मिला है। बिल्कुल हाँ, क्वांटिटी अपनी जगह रही लेकिन कीमतें जो बढ़ी हैं वो सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि साथ साथ सप्लाई की वजह से बढ़ी है। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे, अगर पूछने वाला आपसे ये पूछे, देखो अब सवाल सुनो, अगर पूछने वाला आपसे ये सवाल करे कि जितने परसेंट से सप्लाई डिक्रीज हुई है, अल्फाज और सवाल सुन लीजिएगा, अगर जितने परसेंट से सप्लाई डिक्रीज हुई है, अगर एग्जैक्टली उतने परसेंट से डिमांड इंक्रीज हो जाए, जितने परसेंटेज से सप्लाई में क्या आई है, कमी आई है, एग्जैक्टली उतने परसेंटेज से डिमांड में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, तो बताओ इक्विलिब्रियम पर एंड रिजल्ट क्या होगा? तो इसका जवाब क्या बनेगा, आप बताइए। इसका एंड इफेक्ट क्या बोला जाएगा, जवाब दीजिए। बड़ा आसान सवाल किया है मैंने, मुश्किल सवाल नहीं है। अब नो इफेक्ट, भाई डबल नहीं बोलो प्राइस को, प्राइस को डबल नहीं बोलो, प्राइस को खाली इंक्रीज बोलो, प्राइस को इंक्रीज बोलो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कैसे बोल रहे हैं आप, इफेक्ट आपको दिख नहीं रहा? क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन प्राइस में तो इफेक्ट है ना। आप सब देखें, हुनैन का आंसर करेक्ट है, बस हुनैन ने क्या कर दिया, प्राइस को डबल बोल दिया, खाली उसको प्राइस इंक्रीज बोलना चाहिए। डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब तो ये होगा, पहले अगर प्राइस 100 थी अब 200 रुपए हो गए, डबल नहीं बोलो ना, खाली इंक्रीज बोलो। इंक्रीज तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली जितने परसेंट से, एग्जैक्टली जितने परसेंट से सप्लाई में डिक्रीज आया है, अगर एग्जैक्टली उतने परसेंट से डिमांड में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट ये होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज बट प्राइस विल इंक्रीज। यस और नो बताइए मुझे। तो इन बातों पर जरा आप गौर कीजिए ना, आप जरा इन बातों पर गौर करना है। एक सवाल और पूछूं आपसे फिर मैं, अब देखिए ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये डायग्राम बनाए बगैर कंफर्म नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको एक रफ डायग्राम बना के देख लेना अपने पास रजिस्टर के अंदर, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड सडनली बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से उसकी मार्केट प्राइस में इजाफा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जितने परसेंट से डिमांड बढ़ी है, एग्जैक्टली उतने परसेंट से सप्लाई भी बढ़ा दी जाती है। तो जितने परसेंटेज से डिमांड बढ़ी है, एग्जैक्टली अगर उतने ही परसेंटेज से सप्लाई भी इंक्रीज कर दी जाए, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट?
डायग्रामेटिकली बना के देखेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी बात। रोहित का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कंप्लीट नहीं है रोहित बेटा, आंसर कंप्लीट दो। रोहित आंसर कंप्लीट दो यार। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो जनाब आएगा, इक्विलिब्रियम तो आएगा। नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, अगर आप इसको बनाए बगैर देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आइए इसको भी चेक करते हैं भाई, सवाल दोबारा। तो मैंने क्या बोला, जितने परसेंटेज से डिमांड इंक्रीज हुई है, अगर उतने ही परसेंटेज से क्या हो जाए, मार्केट में सप्लाई भी इंक्रीज कर दी जाए, तो फिर क्या होगा, फिर एंड रिजल्ट क्या होगा? आइए इसको समझते हैं। हाँ भाई, डी ऑफ एच इज द डिमांड कर्व। ठीक है जी। सप्लाई कर्व both intersecting at point E. अमान प्राइस सेम वाली बात ठीक है, डिमांड शिफ्ट वाली बात देखो, डिमांड तो शिफ्ट होने से ऐसा हो रहा है ना, आप पूरी बात नहीं कर रहे हो। चलो अब सब लोग तवज्जो से मेरी बात सुनो, सब लोग सुनो तवज्जो से बात। बहुत से लोगों ने कहा प्राइस कांस्टेंट, यस यू आर करेक्ट, प्राइस कांस्टेंट। लेकिन अब तवज्जो से मेरी बात सुनो, अब सब लिखना छोड़ दो, सब यहाँ पे टाइप करना छोड़ दो, और सब खाली क्या करो, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना बस खाली। अब वो ये है कि भाई रमजान में कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं हो रही होती, सवाल ये है ना, सिंपल सा। तो रमजान में कीमतों को कंट्रोल कैसे किया जाए, रमजान में आम दिनों वाली कीमतें वापस कैसे आ सकती, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है ऐसा, या हुकूमत का उसमें क्या रोल है इनडायरेक्टली। सही है। तो रमजान आया, ठीक है, रमजान आया, रोजे रखो जी, रमजान आया, नहीं डिमांड कर्व क्या हुआ, अपर शिफ्ट हुआ। भाई जवाब देना, डिमांड कर्व क्या हुआ, अपर शिफ्ट हुआ। अब जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दें। तो अगर सिर्फ डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो, सप्लाई चेंज ना हो, तो फिर रिजल्ट्स क्या निकलेंगे बेटा, आप सब जानते हैं रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी,
प्राइस भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या, लोग पहले से ज्यादा प्राइस देकर पहले से ज्यादा खरीदने के लिए विलिंग और एबल हो जाएंगे। ऐसा ही है ना। अब सवाल है कि हुकूमत चाहती है या हम चाहते हैं कि भाई क्या हो, प्राइस वही रहे, रमजान में भी वही प्राइस रहे। तो रमजान में प्राइस वो रखने के लिए करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि जितने परसेंट से डिमांड क्या हुई है बेटा, जितने परसेंट से डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उतने ही परसेंटेज से क्या करना है, सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो अगर जितने परसेंटेज से डिमांड इंक्रीज हुई है, एग्जैक्टली मार्केट में उतने ही परसेंटेज से एक्स्ट्रा गुड्स लाई जाती हैं, तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, अब उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा जनाब, प्राइस दोबारा वही हो जाएगी और उसी प्राइस पर अब पहले से बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही होगी। यानी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी का इफेक्ट क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने के बाद दोबारा वहीं पर आ गई लौट कर। इसका मतलब बढ़ती हुई डिमांड को या बढ़ती हुई डिमांड की वजह से जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसको कंट्रोल करने का रास्ता एक ही रास्ता है, फ्री मार्केट के थ्रू, कि उस मार्केट में सप्लाई को इंक्रीज किया जाए। कुछ समझ पा रहे हैं? तो जितने परसेंटेज से डिमांड इंक्रीज हुई है, अगर एग्जैक्टली उतने परसेंटेज से मार्केट में सप्लाई क्रिएट कर दी जाएगी, तो फिर मार्केट में प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी, मार्केट में कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मार्केट में पहले से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड की जा रही होगी। प्राइस का नेट इफेक्ट क्या रहा, प्राइस बढ़ी डिमांड के बढ़ने की वजह से, लेकिन प्राइस कंपनसेट हो गई सप्लाई के बढ़ने की वजह से। प्राइस का इफेक्ट क्या रहा, अनचेंज रहा। डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस जरूर बढ़ी, लेकिन सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हुई, प्राइस में कमी आ गई। तो इस पूरे जो मैंने देखे, जो मैंने पॉइंट्स कंक्लूड करवाए थे ना, उनसे रिलेट करें। डिमांड के बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ, सप्लाई के बढ़ने से कीमतों में कमी आई। अगर दोनों का परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा, तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर दोनों का परसेंटेज चेंज नहीं होगा, तो फिर नेट इफेक्ट कंपनसेट होने के बाद या तो प्राइस को नेट इंक्रीज करेगा या नेट डिक्रीज कर देगा। जरा सोचिए इन तमाम बातों। तो बहुत सारी बातें गौर तलब हैं जो आपको, जिस पर गौर करने की जरूरत है। ठीक है, कोई मसला यहाँ पर? तो आज तक का डिस्कशन यहीं पर रखते हैं। उम्मीद है कि ये चैप्टर मैंने आपको तकरीबन कवर करवा दिया बेटा। अब ये जो डिमांड सप्लाई है ना, ये इतनी बुनियाद है हमारे लिए कि हम हमारे आगे के पता नहीं कितने चैप्टर्स इसमें मौजूद हैं, इसका आपको आइडिया नहीं है। इन्फ्लेशन भी यहीं पर है, अनएम्प्लॉयमेंट भी यहीं पर है, जो हमने मुस्तकबिल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के मसाइल डिस्कस करने ना, सारे मसाइल यहीं एग्जिस्ट करते हैं इसी डायग्राम में, लेकिन वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे। मुस्तकबिल का जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो भी यहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा फिल वक्त। आप अभी इस काबिल नहीं हुए कि आप सारी बातें देख सकें, लेकिन वक्त के साथ आप इस काबिल होंगे। लेकिन डायग्राम यही रहेंगे, यकीन करें। पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई ही चलता रहेगा। ठीक है जी, तो यहां तक मैं इसका स्टॉप करूंगा। इंशाल्लाह बाकी हमारा डिस्कशन होगा अगली क्लास के अंदर। ओके बेटा।
अल्लाह हाफिज़।